राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी स्पीड हिंदी। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं तेलुगु हॉरर कॉमेडी मूवी को, जिस मूवी का नाम है गीतांजलि, जिसका पार्ट 1 आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो बिना कोई टाइम गवाए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। पर जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कॉमेडी टाइप मूवी हॉरर वेब सीरीज़ देखने को मज़ा आ सके। तो चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है सीनू नाम के एक व्यक्ति को दिखाते हुए, जो प्रोफेशनली एक राइटर होता है और यहाँ पे शहर आया होता है अपनी इस मूवी या फिर अपनी स्टोरी को लोगों को सुनाने के लिए। जहाँ पे वो हर एक डायरेक्टर, हर एक प्रोड्यूसर के घर पे जाता है और वहाँ पे अपना स्टोरी सुनाता है। बट उसको कहीं पर भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाता जो उसकी स्टोरी को सुने, समझे और उसको प्रोड्यूस कर सके। और बहुत सारी ऐसी जगहों में तो उसका मजाक भी उड़ता है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है और अपने रूम में रिटर्न आके अपने दोस्तों से बात करता है कि उसको अभी वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब वो रिटर्न अपने गांव जाना चाहता था, बट उसी वक्त उसका एक दोस्त होता है जो उसको रमेश राव नाम के एक बिजनेसमैन के बारे में बताता है, जो एक्चुअल में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बट कहीं ना कहीं उसके अंदर मूवी का कीड़ा हुआ करता था। मतलब उसको मूवीज़ बनाना, इनफैक्ट मूवीज़ में अपना स्टोरीज इंक्लूड करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तेलुगु मूवीज़ में एक सबसे बड़ा अवार्ड मिलता है, जिसका नाम नंदी अवार्ड होता है। अब वो चाहता था रमेश राव कि वो ऐसा एक मूवी बनाए जिसको फ्यूचर में ये अवार्ड मिले। जिसके बाद वो यहाँ पे इस सीनू को इस बारे में बताता है। सीनू इस चीज़ को सुनने के बाद सीधा रमेश राव को कांटेक्ट करता है, जहाँ पे रमेश राव को वो अपनी स्टोरी के बारे में बताता है कि ये स्टोरी अगर पब्लिश हुई, मतलब ये मूवी अगर बनी, तो ये डेफिनेटली नंदी अवार्ड लेगा। जिसको सुनने के बाद रमेश राव का भी ड्रीम पूरा होने के जैसा उसको फील होता है। अब यहाँ पे वो सीनू से मिलने के लिए उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग अपने ऑफिस में बुला लेता है। बट यहाँ पे नेक्स्ट डे रमेश राव जब अपने घर पे इंतज़ार करता है, सॉरी ऑफिस में, तो यहाँ पे सीनू नहीं आता है उसी टाइम पे, जहाँ पे रमेश उसका 2 घंटा तक इंतज़ार करता रहता है। पर सीनू के ना आने की वजह से रमेश यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और रिटर्न अपने घर जाने लगता है। पर उसी वक्त रास्ते में उसको सीनू मिल जाता है, जहाँ पे सीनू उसको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है और मनाने की कोशिश करता है। पर रमेश काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ करता था, बट जैसे भी करके सीनू उसको मना लेता है और अपनी स्टोरी बताता है। जहाँ पे सीनू अपनी स्टोरी शुरू करता है बंकेट नाम के एक इंसान को, जो अपनी बिल्डिंग में रूम नंबर 402 से सडनली उसको कैसी रात को अजीब सी आवाज़ें आती हैं। जब वो सिक्योरिटी गार्ड उस रूम में जाके चेक करता है, मतलब उस फ्लोर के रूम में, तो वहाँ पे उसको एक लड़की की लाश मिलती है, जो ऑलरेडी सुसाइड अटेंड कर चुकी थी। जिसको देखने के बाद यहाँ पे वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। उसके बाद वहाँ पे पुलिस आता है, जहाँ पे पुलिस इस जगह की छानबीन करता है। पुलिस को सबसे पहले उससे वॉचमैन के ऊपर डाउट होता है, बट उससे पूछताछ करने पे वो यहाँ पे बेगुनाह साबित होता है। उसके बाद आसपास के लोगों से पूछताछ होता है, पर कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, जहाँ पे पुलिस को ये यकीन हो जाता है कि ये लड़की ने सुसाइड किया है और इस केस को यहाँ पे क्लोज कर दिया जाता है। बट उसके बाद से जब भी उस फ्लैट में कोई रहने के लिए आता था, लोगों का अक्सर ये शिकायत होता है कि उस फ्लैट में कोई ना कोई आत्मा है। जिसको सुनने के बाद उस फ्लैट का जो ऑनर था, वो एक पंडित जी को बुलाते हैं, जहाँ पे पंडित जी उस जगह की पूजा करके उस आत्मा को उस लिम्बू के अंदर, पूजा करके एक लिम्बू के अंदर डाल लेते हैं और फिर गाड़ी में बैठ के अपने घर के लिए निकलते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली रास्ते में पता नहीं कैसे उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो लिम्बू दूर कहीं जाके गिरता है। अब सीनू यहाँ पे उसको ये बताता है कि इसके बाद स्टोरी 3 महीने आगे जाएगी, जहाँ पे श्रीनिवास नाम के एक लड़के को हम देखेंगे बस में घर से अपने शहर में अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, जिसको फेमस राइटर बनना होता है। और यहाँ पे वो किसी भी प्रोड्यूसर को ढूंढ रहा होता है अपनी मूवी को रिलीज़ करने के लिए। जहाँ पे इन शॉर्ट हम समझ सकते हैं कि सीनू अपनी स्टोरी के बारे में यहाँ पे बता रहा होता है। जहाँ पे जब वो बस में आ रहा होता है, तो उसको एक गीतांजलि नाम की लड़की मिलती है, जिसको देख के सीनू को पहली नज़र में ही उससे प्यार हो जाता है। और यहाँ पे वो सीधा सीनू के बगल में आके बैठती है, पर रात भर सीनू उससे कोई बात नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब सीनू की आँख खुलती है, वो लड़की ऑलरेडी अपने स्टॉपेज में उतर चुकी होती है। अब श्रीनिवास अपने मन को मार के अपने फ्रेंड के रूम में जाता है, जहाँ पे वो वही फ्लैट होता है जहाँ पे उस लड़की ने सुसाइड किया होता है। अब वहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ रह रहा होता है, मस्ती मजाक कर रहा होता है। बट एक दिन रात को अचानक से इस करता है कि उसी फ्लैट में एक और रूम होता है जो लॉक हो रखा है। और यहाँ पे उसका दोस्त को ये इन्फॉर्म करता है कि इस फ्लैट का ऑनर जो है वो मना कर रखे उस रूम को ओपन करने के लिए, किसी अलग ही रीज़न की वजह से। जिसके बाद सीनू अब उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने लगता है। बट एज ए व्यूअर्स हमें ये पता होता है कि ये वही रूम है जिस रूम से उस लड़की की लाश मरामत हुई थी। यहाँ पे हम फिर सीनू को
देख पाते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग को हर एक प्रोड्यूसर के घर जाता है, अपनी स्टोरी सुनाता है। जहाँ पे एक प्रोड्यूसर के घर जाता है पर उस प्रोड्यूसर वहाँ पे नहीं होता, और वहीं पर ही हम दो आदमी को देख पाते हैं जहाँ पे वो शीनू की सारी बातें सुनते हैं। और यहाँ पे शीनू को मज़ा चखाने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि उसके पैसों पे अय्यासी करने के लिए, शीनू को आके ये कहते हैं कि वो उसी प्रोड्यूसर के काम करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने उसी प्रोड्यूसर ने उनको भेजा है ताकि वो शीनू का स्टोरी सुन सके और आगे जाके इसकी मदद कर सके। अब शीनू वो बात को मान लेता है और उनको अपने साथ अपने फ्लैट में रख लेता है। अब वहाँ पे वो सारे चारों दोस्त मिलकर रात को मस्ती कर रहे होते हैं, और अचानक से सडनली उसी दिन रात को उसी फ्लैट में अंजलि आ जाती है, जिसको शीनू देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि अंजलि वही लड़की होती है जो उसको बस में मिली थी। जहाँ पे अंजलि उसको ये बताती है कि यहाँ पे उसके दोस्त रहा करते थे और वो उन्हीं से मिलने के लिए यहाँ पे आई है। जहाँ पे शीनू से उसकी बातचीत होती है और यहाँ पे शीनू उसको कॉफ़ी ऑफर करता है। जहाँ पे अंजलि मैक्सिमम रात को यहाँ पे उनसे मिलने के लिए आया करती थी और साथ में वो लोग रात को कॉफ़ी पिया करते थे। नोटिस करने की एक बात होती है, अंजलि हर रात को आया करती थी और हर सुबह वहाँ से चली जाया करती थी, वो भी शीनू के उठने से पहले, जिसको शीनू लेके काफ़ी ज़्यादा सोचा नहीं करता था। यहाँ पे शीनू वो जो डायरेक्टर के दो चमचे थे उनसे ये बोलता है कि तुम अपने डायरेक्टर से मुझे कब मिला रहे हो। जहाँ पे वो दोनों प्लान करते हैं और एक दिन श्रीनिवास को लेके जाते हैं अपने साथ उसी डायरेक्टर के पास, जहाँ पे वो उस डायरेक्टर को दूर में झूठ ये बोलते हैं कि ये जो श्रीनिवास है उसको कैंसर है, वो एक बार उससे बात कर ले या फिर हाथ हिला ले तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होगा। उसके बाद वो डायरेक्टर गाड़ी में बैठते बैठते दूर से उसको देख के हाथ हिलाता है, जिसको लगता है शीनू को अब यकीन होता है कि शायद ये दोनों आदमी उसी डायरेक्टर के आदमी हैं, जिसके साथ वो उसके बाद उन पर और ज़्यादा ट्रस्ट करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन उसी फ्लैट में दो पुलिस वाले आते हैं, जहाँ पे शीनू को एक कपड़े में, लाल कपड़े में कुछ सामान देके ये कहते हैं जो रूम लॉक है उस रूम के अंदर ये सामान को रख दो। पुलिस वालों के कहने के अनुसार शीनू उसी रूम का लॉक ओपन करता है और वहाँ पे वो सामान रख देता है। पर वहाँ पे वो एक चीज़ नोटिस करता है कि उस रूम के कमरे में दीवार पे यहाँ पे अंजलि की तस्वीर होती है, जिसको देख के वो डाउट में आ जाता है। और यहाँ पे वो उस फ्लैट के जो ऑनर है उनसे पूछताछ करने लगता है कि ये लड़की कौन है और ये हर रात यहाँ पे कैसे आती है और इसका ये फ़ोटो इस रूम में क्यों लगा हुआ है। जहाँ पे घर का ऑनर सुन के ये समझ में नहीं पाता है और वो यहाँ पे रिवील करता है कि ये लड़की यहाँ पे कैसे आ सकती है। ये लड़की को तो मरे हुए एटलीस्ट 8 महीने हो चुके हैं और इसी कमरे से उसकी लाश मिली थी, उसने सुसाइड किया था। जिसको सुनने के बाद श्रीनिवास और उसके वो दोनों दोस्त काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि पिछले कुछ रातों से यहाँ पे वो उसी भूतनी के साथ कॉफ़ी डेट कर रहे थे। हर रात को कॉफ़ी पी रहे होते हैं। जिसको सुनने के बाद शीनू को काफ़ी ज़्यादा घबराहट होती है कि अब वो नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाला है। इतनी ही घबराहट में अब यहाँ पे वो जो डायरेक्टर के दो चमचे बन के आए थे, यहाँ पे वो श्रीनिवास को सारी सच्चाई बता देते हैं कि वो उनके कोई काम करने वाले व्यक्ति नहीं थे। यहाँ पे वो शीनू का ऑलरेडी मजाक उड़ा रहे थे, मतलब शीनू के पैसों पे ऐश करते थे, उसके फ्लैट में रहते थे और उससे अपनी खातिरदारी कराया करते थे। पर शीनू ऑलरेडी इतना डर चुका था कि अब उनके ऊपर गुस्सा होने का उसको कोई मौका नहीं था। अब उनको कुछ बोलता नहीं है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग शीनू कैसे भी करके उस फ्लैट को खाली करके वहाँ से भाग जाता है। अब सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ पे हम रमेश और शीनू को देख पाते हैं ऑफिस के बाहर, जहाँ पे रमेश को शीनू ये बताता है कि अभी तक मैंने आपको जो भी स्टोरी बताई है वो सारी की सारी स्टोरी रियल है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी तक शीनू के साथ प्रेजेंट में हो रही थी। जिसको सुनने के बाद रमेश काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। बताते हुए शीनू अपने घर रिटर्न आ जाता है, मतलब उसी फ्लैट के अंदर, और उसी रात को फिर से उससे मिलने के लिए गीतांजलि आती है। जिसको देखने के बाद शीनू पहले काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो जाता है, बट फिर भी वो हिम्मत रखते हुए यहाँ पे गीतांजलि से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम इंसान हो, तुम भूत हो, और या फिर अगर तुम भूत हो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जहाँ पे गीतांजलि उसको रिवील करती है कि मेरा नाम उषांजलि है और अभी जिसका फ़ोटो तुमने इस फ्लैट में देखा है वो मेरी बहन गीतांजलि की है, जिसकी यहाँ पे मौत हुई थी। पुलिस के मानने के हिसाब से उसने सुसाइड किया था, पर एक्चुअल में उसका मर्डर किया गया था। जहाँ पे उसकी बहन के बारे में स्टोरी हमें यहाँ पे बताया जाता है कि गीतांजलि कॉलेज में पढ़ा करती थी और उसका बॉयफ्रेंड मधु के साथ वो काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप में थी और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और इसी फ्लैट में वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहा करती थी। और साथ ही साथ ये भी बताती है कि एक दिन एक रात एक पार्टी में गीतांजलि के ऊपर यहाँ पे रमेश राव की गंदी नज़र पड़ गई थी। अब उसको किसी भी हालत में गीतांजलि की बॉडी चाहिए थी। जहाँ पे रमेश राव उसी रात को उसी फ्लैट के अंदर आके मधु को सामने यहाँ पे गीतांजलि को ब्लैकमेल करता है अपने साथ सोने के लिए। पर जैसे कि गीतांजलि इस बात के लिए नहीं एग्री करती है तो यहाँ पे वो मधु के ऊपर हाथ उठाता है, मधु को मतलब पूरा मारने के तदार में ले आता है, जिसके बाद मधु होश में नहीं रहता है और उसकी मधुसी के हालत के
सामने ही वो गीतांजलि का बलात्कार कर देता है और उसको यहाँ पे पंखे में टांग देता है। उसके बाद जब पुलिस आती है तो पुलिस को लगता है कि मर्डर कैसे, बट पुलिस से बात करके रमेश इस केस को दबाकर एक सुसाइड बना देता है। पे पुलिस वाले ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम था वो उसके बॉयफ्रेंड मधु पे लगा देते हैं और कोर्ट में भी ये साबित हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड को आजीवन जेल में डालना पड़ता है। मतलब पूरा जीवन वो जेल में रहने वाला है, जबकि उसने कुछ किया ही नहीं था। और इस तरह से रमेश अपनी गलतियों को बचाकर या छुपाकर आगे निकल जाता है। ये सारी बातें वो यहाँ पे अपने दोस्तों को बताती है। गीतांजलि साथ ही साथ ये भी बताती है कि मैं हर रात उस फ्लैट में इसलिए आया करती थी ताकि मुझे कहीं ना कहीं से रमेश राव के खिलाफ कोई ना कोई सबूत मिले ताकि मैं उसको एक्सपोज कर सकूं। बट यहाँ पे मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था। जहाँ पे रमेश के बारे में सुन के यहाँ पे सीनू ये प्लान करता है कि वो गीतांजलि की मदद करेगा और उसके बाद वो लोग प्लान करते हैं ताकि रमेश को फंसा के उससे सच्चाई उगला सके। बट यहाँ पे रमेश भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था। उसको ऑलरेडी ये स्टोरी सुन के समझ में आ चुका था कि ये सब के पीछे यहाँ पे सीनू का जो प्लान है वो यहाँ पे रमेश को पकड़वाना है, जिसके लिए रमेश ऑलरेडी प्लान कर चुका था। तरह हम रमेश के सीनू के जो फ्रेंड है उनको देख पाते हैं, जो गीतांजलि को एक्टिंग करना सिखाते हैं कि एक्चुअल में किसी के बॉडी में भूत आने से वो किस तरह का रिएक्ट करता है या फिर किस तरह की एक्टिंग करती है। यहाँ पे वो गीतांजलि को ट्रेन करते रहते हैं ताकि जब भी यहाँ पे रमेश राव आए तो वो बिल्कुल उसकी बहन की आत्मा के जैसे बिहेव करे, ताकि रमेश राव उनके सामने सारी सच्चाई बता दे और ये सारी चीज़ें वो कैमरा में शूट कर ले ताकि वो कोर्ट के सामने पेश कर सके। फिर एक दिन रात को सीनू यहाँ पे बुलाता है रमेश को अपने ही उसी फ्लैट के अंदर, जहाँ पे सीनू के साथ आता है रमेश। और रमेश को जैसे कि पहले से सब कुछ पता था तो वह अपनी पूरी तैयारी के साथ आया होता है। और उसी फ्लैट के अंदर जब सडनली उसके सामने गीतांजलि आ जाती है तो रमेश राव बिल्कुल भी नहीं घबराता और जोर से चिल्ला के ये कहता है कि हाँ, मैंने ही इसका रेप करके उसको ख़त्म किया है और इसके बॉयफ्रेंड के पीछे सजा पाने के पीछे मेरा ही हाथ है। तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आज इस फ्लैट के बाहर कोई नहीं जा सकता है। और ये कहते हुए वो सबके ऊपर हाथ उठाने लगता है और जैसे ही वो गीतांजलि को मारने के लिए आता है तो सडनली गीतांजलि उसको मारती है, जहाँ पे ये लोग को समझ में आता है कि ये एक्चुअल में ही गीतांजलि का भूत है, क्योंकि उसकी बहन अभी तक वहाँ पे आई नहीं थी, जिसको देखने के बाद रमेश राव भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। यहाँ पे ये सब कुछ जो चल रहा होता है ये सारी की सारी चीज़ें एक कैमरे में रिकॉर्ड हो रही होती है और ये सारी चीज़ों के बारे में रमेश को भी आइडिया होता है। यहाँ पे गीतांजलि रमेश राव को इतना मारती है और लास्ट मौके में उसको मार के उसको फांसी में लटका देती है, जैसे कि जहाँ पे उसकी मौत हुई थी। और जैसे कि ये सीन ख़त्म होता है उसी वक्त यहाँ पे उसकी बहन का एंट्री होता है, जो आके ये इन्फॉर्म करती है सीनू को कि मेरा रूम का लॉक जो है, दरवाज़ा जो है लॉक हो गया था, जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकी। रमेश राव आ चुका है क्या? अब वहीं पर उसके सामने वो रमेश राव की लाश दिखती है और घबरा जाती है। यहाँ पे सीनू उसको सारी बातें बताता है कि तुम्हारे एब्सेंट में तुम्हारी बहन की जो आत्मा है उसने आके अपना बदला ले लिया, जिसको सुनने के बाद यहाँ पे उस गीतांजलि को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद ये लोग ये वीडियो लेकर पुलिस में दिखाते हैं और उस केस को रीओपन करवा के उसके बॉयफ्रेंड जो मधु है उसको जेल से निकलाते हैं। और उसके बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद ये लोग पार्टी मना रहे होते हैं और यहीं से कट करके हमें मूवी का सेकंड पार्ट शुरू होते हुए दिखाया जाएगा, जहाँ पे सीनू को एक मूवी शूट करने के लिए कॉल आया होता है और इसी सीन को दिखाते हुए मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये थी गीतांजलि मूवी का पार्ट 1 का फुल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। तुरंत इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इसका पार्ट 2 जब लेके आऊँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल दे। तो चलते हैं नेक्स्ट वेब सीरीज़ की तरफ। तो तब तक के लिए राधे राधे।